महावीर जी, चांदरगांव, सब जगह गए, सबसे समर्थन मिला। सब लोग लालायित हैं, उत्साहित हैं और आक्रोशित हैं अड्डा की पंचायत में आने के लिए। अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि ये सब हम कर क्यों रहे हैं। देखिए, बात ऐसी है कि फरवरी 2019 में जब हम मलारना डूंगर की पटरी पे बैठे थे, तब अपने 5% आरक्षण तो ले लिया, लेकिन जो बाकी चीजें हमने समझौते में करी थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई। आज करीब 1.25 साल हो गए हैं। 1.25 साल में गहलोत जी के साथ हमारी 4 मीटिंग्स हो गई हैं, मेरी, शैलेंद्र जी की और कर्नल साहब की और बाकी लोगों की भी। जो चीफ सेक्रेटरी लेवल की मीटिंग्स हैं 6 हो गई हैं, जो कि डीबी गुप्ता जी के रेंज से लेकर के अब जो राजीव स्वरूप जी हैं उनके साथ तक हो चुकी हैं मीटिंग्स। पूरी ब्यूरोक्रेसी के साथ घनी मीटिंग्स हो गई हैं और इसका कोई निष्कर्ष अभी तक निकला नहीं। हमारी क्या क्या चीजें जो पेंडिंग है मैं आपको सुना देता हूं। आप सबको पता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से फिर से बता देता हूं। एक काम, जब तक मैं बताता हूं, एक काम जरूर करिएगा। ये सारा जो शेयरिंग होती है ये शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि बाकी लोग जो लोग नहीं हैं वो भी जुड़ सके और मेरी बात समझ सके। क्योंकि मैं, आप जानते हो, इतने साल से आप देख रहे हो, मैं थोड़ा सा सीधा बात करता हूं। शायद ये कौन है भाई साहब जो मेरे को भौंकने की बात कर रहे हैं? केशराम बैंसला जी, कतई नहीं भौंक रहो, और तुमको पसंद नहीं आ रहा तो भैया अपने घर जा। हम तो समाज की बात कर रहे हैं, तुमको दिक्कत हो रही है तो भाई साहब घर बैठो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। मैं हर एक आदमी का जवाब दूंगा, लेकिन जो सही बात है वो करूंगा। पहली बात यहां से शुरू कर रहे हैं हम कि हमारी क्या क्या मांगे पेंडिंग है। आप युवाओं के भविष्य के लिए बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहले प्रक्रियाधीन भर्तियां पेंडिंग हैं, 35,000 बैकलॉग की नौकरियां पेंडिंग हैं, नर्सिंग 2013, रीट की भर्ती, एलडीसी, पीटीआई, पता नहीं कितनी भर्तियां जिनके नाम मुझे तक नहीं पता, वो सब पेंडिंग हैं। तो सरकारें कर क्यों नहीं रही? सोचने वाली बात है ना। हम लोग फरवरी 2019 से इंतजार कर रहे हैं कि ये करें, लेकिन कुछ नहीं किया इन्होंने। इतनी मीटिंग्स हो गई। कर्नल साहब ने 12 तारीख को, और 12 तारीख से पहले मैं, शैलेंद्र जी और कर्नल साहब गए थे गहलोत जी के पास, और हमने उनको कहा था, हाथ जोड़ करके निवेदन करके कहा था कि गहलोत जी, आप हमारी जो मांगे हैं, जो पेंडिंग मांगे हैं, वो पूरी कर दीजिए, अन्यथा हम 12 तारीख को संघर्ष समिति की मीटिंग बुला रहे हैं और हम कोई निर्णय ले लेंगे। हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई निर्णय समाज ले जिससे कि आक्रोश बढ़े। इसलिए जो पेंडिंग चीजें आप दे दीजिए, वैसे भी आपको देनी ही है तो आप दे दीजिए। उन्होंने कहा कि आप ये सारी बातें चिट्ठी पे लिख दीजिए और आरती डोगरा मैडम को दे दीजिए। तो हमने वो चिट्ठियां लिख करके आरती डोगरा मैडम को दे दी। 12 सितंबर को जो कर्नल साहब का जन्मदिन था, उससे 2 दिन पहले 10 तारीख को मैंने आरती डोगरा मैडम को फोन किया। मैंने उनसे पूछा, मैडम ये बताएं कि जो चिट्ठी हमने दी थी उनका क्या पोजीशन है और वो कहां पर है। तो मुझे ये बताया गया कि वो चिट्ठियां गहलोत जी के पास रखी हैं साइन ऑफ के लिए, और वो दिन है 10 सितंबर 2020 से लेकर के अब अक्टूबर खत्म होने को आ रहा है, अभी तक वो गहलोत जी के पास साइनिंग में ही पड़ी हैं। इससे ये तो बहुत क्लियर हो जाता है कि कहीं पर तो कुछ गड़बड़ है। और हम तो गुजर हैं, हम तो अपने सम्मान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमारे 73 शहीद हैं, उनमें से 3 शहीदों की विधवाएं हमारे साथ हैं। हम लोग मीटिंग में भी गए थे। पहली मीटिंग में ये तीनों विधवाएं, हमारी सामान्य विधवाएं, समाज की वीरांगनाएं हमारे साथ मीटिंग में गई थी, जिसके अंदर आपके मास्टर भंवरलाल भी थे और आपके रघु शर्मा जी भी थे और विश्वेंद्र जी भी थे भरतपुर से, और राजीव स्वरूप जी भी थे। तब से लेकर अब तक ये कवायद चल रही है कि क्या करें। इन लोगों ने मिलकर के ये कहा कि ये तो विधवाएं हैं ही नहीं, शहीदों की वीरांगनाएं हैं ही नहीं। इतना ठेस, इतना दर्द, इतना अपमान हमारी वीरांगनाओं के लिए अगर एक सरकार के चुने हुए नुमाइंदे करते हैं तो ये गले से नहीं उतरती। विश्वेंद्र जी तो हमारे रिश्तेदार ही हैं, वो क्यों नहीं खड़े हुए इसमें? क्या वो समाज से बाहर है? हमारा समाज भी तो उनको दिया हुआ है। रही बात इसकी, और वो दिन है और आज का दिन है।
वो दिन है, 1 मिनट भैया, बैटरी डाउन हो गई इसकी, कहां से लगता है? हाँ, सॉरी। हाँ, इसको पकड़े रखो ऐसे। वो दिन है और आज का दिन है, हम अब तक इंतजार कर रहे हैं। मैंने शकुंतला रावत जी से बानसूर में भी कहा इसके बारे में, और यही बात मैंने जोधपुरिया में भी कही, उनको नाम भी दिए तीनों शहीदों के। लेकिन वो दिन है और आज का दिन, अभी तक इस पे कुछ भी नहीं हुआ। इससे ज्यादा अपमानजनक बात एक जिंदा समाज के लिए क्या हो सकती है कि एक बैठी हुई सरकार हमारे शहीदों का अपमान करे, उनकी वीरांगनाओं को ये कहे कि आप तो वीरांगना हो ही नहीं। मुझे तो दर्द हो रहा है, मैं जानता हूं आप जो सुनने वाले हो आपको भी दर्द हो रहा होगा। इसके अलावा हमारे जो केसेस लगे हुए हैं उनका निस्तारण अभी तक नहीं हुआ। हमने पता नहीं कितनी मीटिंग कर ली। ये जो आज जो इतना आक्रोश दिख रहा है लोगों में, और जो मैं दर दर भाग रहा हूं पिछले 1.5 महीने से, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि चाकसू के कुछ लड़के जिन्होंने नौकरियों के लिए फॉर्म भरे थे, रिलायंस के फॉर्म्स भरे थे, जब उनका पुलिस वेरिफिकेशन होने गया तो उनको गुर्जर आरक्षण आंदोलन के केसों को लेकर के उनका पुलिस वेरिफिकेशन नेगेटिव किया गया। जबकि पुलिस महकमे ने मुझे यह कहा था कि हम केसेस का निस्तारण कर रहे हैं और इसके बीच में अगर कोई पुलिस वेरिफिकेशन इन केसेस के लिए आएगा तो हम उसको ओके करेंगे। एक तरफ राम कहते हैं, पीछे बगल में छुरी रखते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही है सरकार क्या कर रही। उन लड़कों की क्या गलती थी? हमने आंदोलन तो इसलिए किया था ना कि हमारा भविष्य ठीक हो। अगर सरकार हमसे आंदोलन करा करके हमारे ऊपर केस लगा करके इन्हीं युवाओं के ऊपर से ठोक करके नेगेटिव वेरिफिकेशन करेगी तो कौन चुप रहेगा भाई? एक तरफ कह रहे हैं कि मुकदमे खाली कर रहे हैं, और आज करीब हफ्ता 10 दिन पहले बयाना वाले केस में उठा करके अरेस्ट वारंट निकाले हैं और देवरिन के गांव में रात को बंदा आया है पुलिस का अरेस्ट करने के लिए। ये सौगात दे रही है सरकार। मैं सरकार के अगेंस्ट में नहीं हूं, लेकिन इसकी कार्यप्रणाली मुझे समझ में नहीं आ रही। ये कार्यप्रणाली कतई एमबीसी विरोधी लग रही है। हमारी बैकलॉग वाली जो बात है उसके अंदर सरकार ने लिखा है अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कि एससी, एसटी, ओबीसी और एमबीसी को बैकलॉग देंगे। जब बैकलॉग एक ही वर्ड लिखा हुआ है तो एससी, एसटी के लिए भी वही डेफिनेशन है, एमबीसी के लिए भी वही डेफिनेशन है और ओबीसी के लिए भी वही डेफिनेशन है। लीगली तो यही होता है। एससी, एसटी का तो बैकलॉग इन्होंने दे दिया, हमारा बैकलॉग क्यों नहीं दे रहे? क्या प्रॉब्लम है इनको? इस बैकलॉग में भाई साहब 35,000 के आसपास नौकरियां हैं। आज से 1.25 साल पहले जो अखबार में आर्टिकल्स निकले थे उसके अंदर गणित है इन नौकरियों की। आपके पास, सबके पास है, व्हाट्सएप फॉरवर्ड आप करते रहते, वापस से देख लीजिए एक बार। और जिनके पास नहीं है वो सबको सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करिए, जिससे कि लोगों को पता चले कि हो क्या रहा है। मेरे को तो ये 35 की 35,000 नौकरियां चाहिए, और क्यों नहीं देगी सरकार जब लिख के दिया है तो। तीसरी चीज जो बात मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रही सरकार की, कि आपको पता है कि 1252 लोग लगे हुए, 1252 में नियुक्तियां हुई हैं अपनी। करीब 350 बच्चे बचे हुए जो अपने समाज के हैं, पिछले 3.5 साल से नौकरी कर रहे हैं 27,000 रुपए में। जिन्होंने जब नौकरी शुरू करी थी भाई, तब वो हो सकता है शादीशुदा ना हो, लेकिन नौकरी करने के बाद, शादी करने के बाद आज तो उनके टावर हो गए जो उनके साथ बगल में बैठ करके दौड़ते हैं, और उनकी तनख्वाह अभी भी 27,000 ही है। इसके साथ में जो बाकी लोग लगे हैं दूसरे समाज के, एक ही टेबल पे बैठ के एक ही काम करते हैं और उनको 60,000 रुपए मिल रहे हैं। और जिनको ये पता नहीं, मैं एक बात और बता दूं आप लोगों को कि 1 अक्टूबर 2020, थोड़े दिन पुरानी बात है, सरकार ने गैजेट नोटिफिकेशन करा करके अपना एचआरए, घर के रिएम्बर्समेंट का पैसा जो रहने के लिए है, वो 30,000 से उठा करके 50,000 रुपए करा दिया महीने का। और अपने घर की अय्याशी और रहने के लिए तो ये कर सकते हैं, लेकिन जो बेचारा आदमी काम कर रहा है उसके लिए ये लोग 27,000 से 60,000 तनख्वाह नहीं कर सकते, क्योंकि वो एमबीसी के हैं। इसलिए हद होती है हर चीज की।
एक रूल है जो कहता है कि समान कार्य समान वेतन। ये तो कार्य तो सबका समान है, वेतन अलग अलग है। मैं तो ये चाहता हूं कि भैया हमारे 27,000 रखने, कोई दिक्कत नहीं, हम इसी में काम चला लेंगे, लेकिन बाकी जितने भी हैं वो 60,000 से कम करके उनकी भी तनख्वाह 27,000 की जाए। करते हो तो बात करो, 2.5 टप्पे की बात करो। ये तो घेंगे घेंगे क्यों करती है सरकार, मेरे को तो समझ में नहीं आता। और अगर हमको समझ में नहीं आता, आपको समझ में नहीं आता, तो समय आ गया है सरकार को अच्छी तरह से समझाने का। मेरे आप सबसे निवेदन है, हाथ जोड़ करके, बिल्कुल, मैं तो अभी फोन हाथ में इसलिए जोड़ नहीं सकता, लेकिन एक हाथ से समझ लो, एक हाथ से जोड़ करके दे रहा हूं कि भैया 35 के 35,000 बच्चे जितने भी बैकलॉग में फंसे हैं, जिनकी भी नौकरियां बैकलॉग में लगी हुई हैं, प्रक्रियाधीन भर्तियों में लगी हुई हैं, 17 तारीख को यहां पर मुझे दिख जाना। अगर नहीं दिखे तो मेरे साथ ये झगड़ा मत करना भाई कि मेरी नौकरी अटकी पड़ी है, कुछ कराओ। अगर आप आओगे नहीं तो काम होगा नहीं, और काम होगा नहीं तो बार बार कौन करेगा ये काम। पिछले 1.5 महीने से मैं रोज 300 350 किलोमीटर गाड़ी खुद चला रहा हूं जीतू के साथ, गांव ढाणी सब जगह जा रहा हूं, आप ही के लिए तो जा रहा हूं। और अगर आप लोग नहीं आए 17 तारीख को तो लानत और शर्म है हम सबके ऊपर के कर क्या रहे हैं हम लोग। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है भाई कि सबके सब आओ, ये आपकी लड़ाई है, आपकी नौकरी है, आपका भविष्य है। और अगर हमारे आरक्षण के साथ कुछ हो जाता है तो आपकी आने वाली नस्लों को आप क्या दोगे, मैं क्या दूंगा, जीतू क्या देगा। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब से हमने कल ये अनाउंसमेंट करी है, बहुत सारे लोग फोन कर रहे हैं, इधर गांव उधर गांव, भाई क्या करना है, नहीं करना, मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। क्यों भैया, तुमको क्या परेशानी है अगर हम अपने आरक्षण की नौकरियां मांग रहे हैं तो? और ये सब समाज के ही लोग हैं, प्रशासन से या तो प्रायोजित हैं या फिर अपने निजी पॉलिटिकल गेन्स के लिए, राजनीतिक चाटुकारिता के लिए आपको इधर उधर फोन करके बरगलाएंगे। आपकी लड़ाई है, आपको आना है। और अगर कोई आपको बोले कि भाई आप मत जाओ, तो बोला तेरे घर का खा रहे हैं क्या हम लोग? दो कान के नीचे लगा के दो इनको, सबके सामने दंगा करो कि ये बोलते हैं हमको समाज की लड़ाई मत लड़ो, तुम्हारे घर का खा रहे हैं हम लोग? बात करते हैं, समाज के तो होते नहीं है, समाज को तोड़ने पे लगे हुए सबके सब। अगर ये दिख गए, अगर ये आपको कॉल करते हैं तो उस कॉल की रिकॉर्डिंग करिए और वायरल करिए, सबको, सारी दुनिया में नंगा करिए इन सबको। समाज को बेच खा गए सबके सब। गुस्सा आता है मेरे को, क्योंकि इन्हीं ऐसे ही लोगों की वजह से आज आप लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। आज हमारी प्रक्रियाधीन भर्तियों में नौकरी मिल जाती हमको अगर ये लोग खड़े होते। अगर जितने भी अपने विधायक हैं, बाड़ाबंदी के समय अगर खड़े हो जाते गहलोत जी के सामने और कह देते गहलोत जी आप हमें हमारे हक दे दो, जो बातें चल रही है, नहीं तो हम रिजाइन करते, तो कौन नहीं देता भाई? सब देते। गहलोत जी खुश होकर के बोलते भैया ले लो, क्या चाहिए। SC ST वालों ने तो अपना बैकलॉग करवा लिया, हम क्यों नहीं करवा पा रहे? क्योंकि हमारे नेता हैं कहां है भाई? हो सकता है मेरी बातें आपको अच्छी नहीं लग रही हो, तो भाई नहीं लगे तो ना सही, लेकिन ये सच है। अगर आपके पास कोई और बात है और कोई भाषा है तो बता दो मेरे को, मैं सुन लूंगा यार। मेरी लड़ाई नहीं है भैया ये, और मैं काऊ इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूं। जिनको कंफ्यूजन है, ये भ्रांति फैला रखी है कि विजय इलेक्शन लड़ रहा है, तो भैया मैं नहीं लड़ रहा। कर्नल साहब की बात है, कर्नल साहब की पीठ में दर्द है, मैं उनका काम कर रहा हूं, आगे ये बात लेके जा रहा हूं जिससे कि आपकी नौकरियां अटक ना जाएं। सरकारें तो ये चाहती हैं, अब मैं समझा देता हूं आपको, सरकारें तो ये चाहती हैं कि जल्दी से जल्दी इस पे स्टे लग जाए, जिससे कि ना तो बैकलॉग देना पड़े ना प्रक्रियाधीन देना पड़े। रीट की नौकरी कौन सी तारीख को निकला था रिजल्ट, कौन सी तारीख को आया था गैजेट नोटिफिकेशन, और कौन सी तारीख को हुआ था विधानसभा में पास, और क्या जरूरत थी 12 तारीख को भागम भाग करके रिजल्ट निकालने की? क्या ये सारी चीजें हमारे साथ ही होती है, रीट के लड़कों के साथ ही होती है? उनकी क्या गलती है भाई? क्या उनकी ये गलती है कि वो MBC समाज में जन्मे इसलिए ये गलती है उनकी?
या उनकी ये गलती है कि उनके पास एक बिल्कुल नपुंसक, निष्ठुर और बिल्कुल बेकार किस्म के नेता दे रखे जो उनके लिए लड़ नहीं सकते? क्या ये उनकी गलती है? आज मैं आपसे सीधी सीधी बात कर रहा हूं। मैं ज्यादातर तो मैं जिंदगी में पहली बार फेसबुक लाइव कर रहा हूं, मैंने कभी नहीं किया, जबकि मैं टेक्निकल बैकग्राउंड का बंदा हूं, लेकिन मैंने कभी नहीं किया ये। और आज मैं पहली बार जो कर रहा हूं, इसमें मेरे को यही मिला है कि हम टेबलों पे नहीं हारते भाई साहब। हमारे नेता हमें जानबूझ के हरवाते हैं, नहीं तो अभी तक कर चुके होते ना। 1.25 साल तक मैंने किसके दर पे हमने कवायद नहीं करी, कितने लड़के किस के नहीं गए, बताओ। एक ऐसा नेता बता दो आप अपने समाज में से जिसके पास आप न्योरा लेके गए नहीं हो आज की डेट में, पिछले 1.5 साल से। सबके पास गए ना, चिट्ठी लिखी, अब उस चिट्ठी के अंदर क्या मूंगफली खा रहे सबके सब? क्या वैल्यू है इस चिट्ठी की? चिट्ठी यहां से अपने घर में चिट्ठी लिख करके, चिट्ठी तो गहलोत जी के पास पहुंचती नहीं है, उससे पहले फेसबुक पे वायरल हो जाती है, और तुम सब बावले छोरे सबके सब बता रहे वाह साहब वाह साहब वाह साहब। वाह साहब का क्या करोगे? अचार डालोगे? मिल गई तुम्हें 150 चिट्ठियों का कवायद, रिजल्ट मिल गया? अरे जगो, तुम्हारा कैसे शोषण हो रहा है देखो, कुछ तो सीखो। क्या कर रखा है तुम्हारा? तुम्हारी जिंदगी यही है क्या कि एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर जाओ और बोलो कि साहब ये चिट्ठी लिख दो? अरे दो मारो कान के नीचे सबको, क्या कैसे नहीं देते? अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है और ये कहता है कि समाज की मीटिंग में मत जाना, मुझे उसका नंबर देना और ऑडियो वायरल करना उसका, मैं देखता हूं कैसे बोलता है ये। समाज का फायदा हो नहीं, नुकसान करा लो सबसे। मैं बहुत दुखी होकर के ये बात कर रहा हूं, क्योंकि काफी सारे, मैं तो अभी इसमें इसको ऑन करना जरा, कैसे इसमें कमेंट्स आते हैं। हाँ, गुजर प्रतिहार केशराम बैसला, मैं तो भौंक रहा हूं, लेकिन सही कह रहा हूं। और तो कुछ दिक्कत है रही है भैया, तो आजा घर पे बात कर लेंगे। अगर तुम लोग अपने भविष्य की बात को भौंकना समझते हो ना, तो तुमको ये मुबारक, क्योंकि जो जिस तरह की भाषा, जिस तरह की सोच आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो, मेरा कुछ नहीं हो रहा, नुकसान तेरा हो रहा है। ना तो मुझे आरक्षण मिलेगा, ना मेरे बेटे को मिलेगा, ना मुझे नौकरी मिलेगी। मैं तो भैया 50 साल का हो गया, मेरे को नौकरी मिल गई, मैं घर बैठा हूं रिटायर होकर के। अगर तुमको मदद नहीं चाहिए तुम लोगों को, तो कह दो ना, मैं कल से नहीं आऊंगा। बात कर लो साहब से। मैं ये भी कहना चाहता हूं आप सबसे, विनती है मेरी कि सोच समझ के अपने निर्णय लें, अपने भविष्य को ध्यान में रख करके निर्णय लें। आप ये जान लें, कर्नल साहब की उम्र 84 साल की हो गई है। इस उम्र में भी वो आपका संघर्ष लेकर के बैठे हैं। उनको तो कुछ नहीं मिलने वाला। क्यों कर रहे हो आपकी नौकरी की कवायद? क्यों मैं घिस रहा हूं अपने आप को? मैं और कर्नल साहब और पूरा संघर्ष समिति और पूरा गुर्जर समाज के जितने भी वृद्ध लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि आपका भविष्य अच्छा हो। मुझे पता नहीं कि कितनी देर तक बोल सकते हैं इसमें, ठीक है? तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं भाई, खुल के आओ। 1 मिनट भाई, 17 तारीख को सब लोग खुल करके खुशी खुशी आओ, अपन फाइनल डिसीजन ले लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। आपको मैंने सारी बातें बता दी हैं। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार, आभार, स्नेह। मेरा नंबर सबके पास है, जिसके पास नहीं है वो लिख ले। मेरा नंबर है 99 53 786 123। वापस से बता रहा हूं मैं, 99 53 786 123।
मेरे को आप रात को फोन ना करें। और एक चीज और, बात करते करते मेरे को ध्यान आया, सब लोगों के पास फ्री में जियो है, तो रात को 11:30 बजे मुझे वीडियो कॉल ना करें। एक और मजेदार बात है, तो मैं आप मजाक की बात आ गई तो मैं बता रहा हूं, तो ऐसा ना करें। दिन में फोन करें, मैं अवेलेबल हूं आपके पास। आप सब लोग आए, जो जो सोचते हैं कि मेरी एक नौकरी है, 2 नौकरी है, वो सारे के सारे आए, अपने साथ 10-10 लोगों को लेकर आए, सर गिनाए यहाँ पे अड्डा में। जब तक सर नहीं गिनाओगे काम नहीं होगा। और ऐसा, और अपने जो भी आए एक छोटा सा कागज जरूर ले आए अपना, कौन सी नौकरी फंसी हुई है, जिससे कि अगर कोई नौकरी हमारे से फंस रही है, मिस हो रही है, तो वो भी ध्यान में रह जाए। हम सारे के सारे पुरिंदे बना करके सरकार को दे दें कि ये भी बची है। चाहे आप जोधपुर रह रहे हो, चाहे आप बाड़मेर रह रहे हो, चाहे आप पाली रह रहे हो, चाहे आप झालावाड़ रह रहे हो, आप सब युवा आओ यहां पे, क्योंकि ये आपका संघर्ष है, मेरा संघर्ष नहीं है। युवाओं, तुम संघर्ष करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये होनी चाहिए आपकी रैली। राम राम साहब, गुड नाइट, ग्रेट टॉकिंग टू यू।